प्याजे और वाइगॉत्स्की के सिद्धांतों के बाद अब बारी है कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की। तो इसको जान लेते हैं। देखिए, नैतिक विकास सिद्धांत प्याजे ने भी दिया था और अब कौन दे रहे हैं, ये कोलबर्ग। तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर जानने से पहले हम एक चीज जान लेते हैं कि कोलबर्ग भी प्याजे के नैतिक विकास सिद्धांत से काफी प्रभावित थे और उसी को उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, परिवर्तित किया और फिर उसके बाद उसको विस्तृत करके यानी कि एक्सप्लोर करके उसको प्रस्तुत किया। तो यहाँ उनकी प्रेजेंटेशन में क्या चीजें अलग हैं जानते हैं। प्याजे ने नैतिक विकास सिद्धांत के 2 चरण बताए, जबकि कोलबर्ग ने 3 स्तरों के तहत 6 चरण बताए हैं। प्याजे के जो नैतिक विकास सिद्धांत के 2 चरण हैं, वो एक था आपका यथार्थवाद पर आधारित, दूसरा था सापेक्षवाद पर आधारित। जबकि कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत 3 स्तरों में और हर स्तर के 2-2 चरण हैं, तो कुल 6 चरणों में विभाजित है। तो इसमें क्या क्या चीजें हमें जाननी है। इनके अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलता है। तो इन्होंने डेवलपमेंट को क्या बताया है कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हमारे लाइफ लॉन्ग यानी कि लाइफ टाइम चलता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि वृद्धावस्था में किसी किसी एक पक्ष में किसी एक चीज में कोई विकास नहीं होगा, वहां पर भी कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रहा होता है हमारे ज्ञान में या किसी भी चीज में, है ना। नैतिकता का संबंध अच्छे व बुरे के बीच अंतर करने से है। हम ये तो जान रहे हैं कि कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत है, लेकिन ये जो नैतिक शब्द है इसका अर्थ क्या है ये भी तो जानना है। तो नैतिक शब्द क्या है, ये नैतिक शब्द से जो जुड़ा शब्द नैतिकता है, इसका मतलब है कि आप अच्छे और बुरे के बीच में डिसीजन ले पाएं, अच्छे और बुरे के बीच में अंतर कर पाएं। कोई अच्छी चीज है, कोई बुरी चीज है, तो आपके नजरिए से आप किसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, किसको ज्यादा वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो उन चीजों के बारे में है। नैतिकता का निर्धारण चेतना युक्त स्थिति में होता है। बिल्कुल होता है। आप अच्छी बुरी चीज को लेकर जो भी आप सोच विचार कर रहे हैं, क्या आप अनकॉन्शियस होकर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप कॉन्शियस माइंड से ही ये डिसीजन ले सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और एक चीज, प्याजे ने नैतिक विकास सिद्धांत को उम्र के आधार पर बांटा था। ठीक है, तो वो दो ही चीजों को बोलते हैं और कहने का मतलब ये है, जो कोलबर्ग हैं ये नैतिक विकास सिद्धांत को जो बांटते हैं, इनका मेन मोटिव है कि हर चरण में यानी कि बच्चे के जीवन की हर अवस्था में उसको किसी एक चीज को लेकर उसकी वैल्यू जो है वो हमेशा सेम नहीं रहती है। जैसे आज्ञा का मतलब छोटे बच्चों में कुछ और होगा, बड़े बच्चों में कुछ और होगा। तो जैसे जैसे एज में डिफरेंस आता रहता है, यानी कि हमारी एज बढ़ती है, तो हमारे लिए चीजों के जो वैल्यूज हैं, चीजों के जो मूल्य हैं, वो बदल जाते हैं। आइए जानते हैं पहले स्तर को। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के 3 स्तर और हर स्तर में 2-2 चरण। तो पहले स्तर पर हम आ चुके हैं। पहले स्तर का नाम है पूर्व परंपरागत नैतिकता यानी कि प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी। यहाँ पर एज जो बताई गई है वो लगभग 3 से 7 वर्ष की बताई गई है और ये जो चीजें हैं इनसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे की उम्र इसमें कितनी होगी। देखिए, चरण फर्स्ट में आज्ञाकारिता व दंड यानी कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, इसके बारे में हमें जानना है। तो बच्चा क्या होता है, ओबीडियंट होता है इसमें और पनिशमेंट को लेकर थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पहला पॉइंट है कि यह सामान्यतः बच्चों में पाया जाता है। बिल्कुल, ये जो चीजें हैं ये बच्चों में पाई जाती हैं कि हमें आज्ञा का पालन करना है, दंड से बचना है। ठीक है, तो ये चीजें होती बड़ों में भी हैं, लेकिन सामान्यतः ये बच्चों में ही पाई जाती हैं। दूसरी चीज, इसमें दंड से बचने के लिए नियमों को सर्वोपरि व अटल माना गया है। रूल्स जो हैं वो टाले नहीं जा सकते। ठीक है, किस लिए? क्योंकि आप अगर कोई रूल तोड़ोगे तो आपको पनिश किया जाएगा और पनिश किया जाएगा तो फिर आपको इसमें क्या होगा, नुकसान होगा। तो कहने का मतलब है बच्चा दंड से बचने के लिए, ऐसा नहीं है कि वो नियमों को समझने लगा है, लेकिन हाँ उसको इतना पता है कि मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगी अगर मैं रूल को फॉलो करूंगा, तो वो रूल को फॉलो इसलिए करता है ताकि उसको पनिशमेंट ना दी जाए। दंड जितना कठोर होगा कार्य भी उतना बुरा होगा। अगर किसी बच्चे ने दूसरे बच्चे को पिटते हुए देख लिया तो वो उसमें इतनी समझ ही विकसित होती है कि इसकी पनिशमेंट अगर ऐसी है तो इसका मतलब इसने हरकत भी कुछ ऐसी की होगी, यानी कि पनिशमेंट के बेस पर उस पनिशमेंट का जो रीजन है ये बच्चा खुद ही अंदाजा लगा लेता है। नेक्स्ट पॉइंट,
दंड भुगतने वाला ही दोषी माना जाता है, भले ही वह निर्दोष हो। क्लास में कई बार ऐसा होता है कि बच्चा अपने निर्दोष होने को साबित नहीं कर पाता और उसको पनिशमेंट दे दी जाती है। तो बाकी बच्चों की नजर में वही बच्चा पनिशमेंट पा रहा है जिसने कुछ काम किया है ऐसा पनिशमेंट वाला। तो कहने का मतलब है कि बच्चा इतना नहीं सोच पाता, जो दूसरे बच्चे देख रहे हैं वो इतना नहीं सोच पाते कि इसको पनिशमेंट तो मिल रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसने ऐसी कोई हरकत की हो। अगर पनिशमेंट मिल रही है तो कहने का मतलब है कि इसने हरकत की होगी, ये दोषी है, निर्दोष नहीं है। इसमें बच्चा स्व केंद्रित होता है, अर्थात यह स्वीकार नहीं करता कि दूसरों का दृष्टिकोण अलग होता है। बच्चे की नजर में अगर कोई चीज अच्छी है तो उसको लगता है कि सभी की नजर में वो चीज अच्छी होनी चाहिए, वो अच्छी है तो ना सिर्फ मेरी नजर में बल्कि सबकी नजर में अच्छी है। ठीक है, तो वो ये नहीं समझ पाता है कि दूसरों का दृष्टिकोण अलग हो सकता है। ठीक है, एज डिफरेंस की वजह से उस चीज की वैल्यू बच्चे के लिए अलग है, बड़े के लिए अलग है, तो वो इतनी समझ नहीं विकसित कर पाता। सिर्फ इतना ही जानता है कि अगर कोई चीज मेरी नजर से अगर बुरी है तो वो बुरी है। ठीक है, इस चरण में बालकों में इतनी ही समझ विकसित होती है। ये मैंने पहले ही बता दिया कि बच्चा सिर्फ इतना ही समझ पाता है कि अगर कोई दोषी है, अगर कोई पिट रहा है तो यानी कि वो दोषी है, उसमें निर्दोष होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, और अगर आपको दंड से बचना है तो आपको रूल्स से नहीं हटना है, रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, तो ये वाली चीजें हैं, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, आज्ञाकारिता एवं दंड। फर्स्ट लेवल के सेकंड स्टेज को जानते हैं, जिसका नाम है स्वलाभ मानसिकता। ये सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन है और इसका पहला पॉइंट है, उचित वही है जिसमें आपका व्यक्तिगत लाभ हो, यानी कि जिसमें आपका बेनिफिट हो रहा है, आपका जो पर्सनल बेनिफिट है वही मार्ग ठीक है, बाकी सब एक साइड रखो। और यहाँ पर दूसरों की जरूरतों की सीमित परवाह की जाती है, यानी कि सामने वाले की आवश्यकता को ना देखते हुए आप सिर्फ अपनी जरूरतों पर ध्यान दोगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, हाइंस की दुविधा में उसके फायदे का मार्ग सही था। हाइंस एक व्यक्ति है, एक छोटी सी स्टोरी है, इसको जान लेते हैं तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप लोग नहीं जानते हैं या आपने नहीं पढ़ा है तो, उस व्यक्ति की वाइफ गंभीर रूप से बीमार हो जाती है। अब वो केमिस्ट पर जाता है, तो केमिस्ट से वो दवा लेता है और उसके पास पैसे नहीं होते या कम पैसे होते हैं, तो केमिस्ट वाला दवा देने से मना कर देता है। हाइंस दुविधा में आ जाता है कि अब वो करे तो क्या करे। एक तरफ वाइफ बीमार है ना, ज्यादा उसकी परेशानी है, मतलब ज्यादा परेशान है वो, और दूसरी ओर मैं दवा लेने आया हूँ, ये दवा कहीं और मिलनी नहीं है, या फिर यहाँ से मिल जाए तो वो जल्दी उसको आराम मिल जाए। लेकिन क्या होता है कि केमिस्ट वाला मना कर देता है। ऐसे में हाइंस क्या करता है कि वो ना चाहते हुए भी केमिस्ट से चोरी कर लेता है। चोरी करके वो दवा लेकर अपनी वाइफ को दे देता है, और इस तरह से उसने वो काम किया जो उसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके सामने सिचुएशन ही ऐसी थी कि उसको ना चाहते हुए वो काम करना पड़ा। तो यहाँ पर वही बता रखा है कि हाइंस डायलेमा, यानी कि डायलेमा मीन्स दुविधा। तो हाइंस की दुविधा में अगर आप फंस जाते हैं, यानी हाइंस जैसी दुविधा में अगर आप फंस जाते हैं, तो जो चीज उस टाइम आपके लिए ठीक है आप उसको करो, बेशक वो नैतिकता से परे हो, है ना, सामाजिकता से परे है, वो चीज भले ही बुरी है, लेकिन उस टाइम पर आपको उसकी बहुत हद तक बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो आपने ऐसा कदम उठाया। तो यहाँ पर वही है कि इस एज ग्रुप के बच्चे सेकंड चरण में अपने लाभ को देखते हैं। और एक क्वेश्चन भी आया था इसमें, ये जो है ये टिट फॉर टैट, एक क्वेश्चन आया था कि टिट फॉर टैट की जो कंडीशन है, सिचुएशन है, वो कब कौन से मतलब लेवल के किस स्टेज में आती है। तो फर्स्ट लेवल के सेकंड चरण में आप कहेंगे कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। यदि वो व्यक्ति उसकी दुविधा, उसकी परेशानी को समझता तो हाइंस को चोरी करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हाइंस को चोरी करने के लिए मजबूर भी किसने किया, उस केमिस्ट के, इस स्टोर मालिक ने, और आखिर में उसको चोरी करनी पड़ी। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सामने वाले के साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो आपको रिप्लाई में वो चीज वापस आएगी। ठीक है, अब जानते हैं सेकंड लेवल को। इसका नाम है परंपरागत नैतिकता। ये 8 से 13 वर्ष में पाई जाती है। कन्वेंशनल मॉरलिटी, इसका फर्स्ट चरण, देखिए चरण, 2 चरण हो चुके हैं फर्स्ट लेवल के, ये चरण के हिसाब से तीसरा चरण है, और सेकंड लेवल का ये फर्स्ट चरण है। तो मैंने टोटल जो स्टेजेस हैं उसके हिसाब से मैंने यहाँ थर्ड लिखा है। ठीक है, अंतर वैयक्तिक
सौहार्द व अनुसारिता, अंतर व्यक्ति या वैयक्तिक सौहार्द व अनुसारिता। इसमें क्या होता है ये सामान्यतः किशोरों में पाई जाती है। पियाजे का मानना था कि बचपन जब तक खत्म नहीं होता और किशोरावस्था जब तक शुरू नहीं होती तब तक नैतिकता का हमारे जीवन में कोई रोल ही नहीं होता, ठीक है। और कोलबर्ग का मानना है कि और साथ ही उन्होंने तो एज के साथ या फिर आपकी एक कह सकते हैं कि जीवन की किसी अवस्था में उन्होंने निर्धारित कर दिया कि नैतिकता इसी अवस्था में आएगी। किसने? पियाजे ने। जबकि कोलबर्ग इसको अलग अलग चरणों में अलग अलग लेवल पर अलग अलग अवस्थाओं में विभाजित करके हमें समझा रहे हैं। तो जानते हैं इनकी क्या चीजें थी। सामान्यतः किशोरों में पाई जाती है ना। अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाली मानसिकता का जन्म हो जाता है। इस स्टेज में आकर बच्चों में एक चीज आ जाती है, गुड गर्ल गुड बॉय, यानी कि मुझे लड़की है तो गुड गर्ल बन के रहना है, बॉय है तो गुड बॉय बन के रहना है। और मेरी छवि लोगों के बीच किस प्रकार की होनी चाहिए? एक अच्छी छवि होनी चाहिए मेरी, ठीक है। आगे जानते हैं। समाज की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं? समाज है, क्लासरूम है, उनका जो फ्रेंड सर्कल है, परिवार है, रिश्तेदारी है, जो भी है, तो समूह में वो चाहते हैं कि मैं उम्मीदों पर खरा उतरूं। एक स्टेज आप देखते भी होंगे बच्चों में, मतलब आपने ये चीजें देखी होंगी और आप अगर फोकस करोगे तो वो स्टेज किस एज के बच्चों में आपने अधिकतर देखी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये किस स्टेज की बात की जा रही है, मतलब किस एज ग्रुप की बात की जा रही है। तो ऐसा होता है ना कि बच्चा एकदम से काम लेता है अपने हाथ में। अगर उससे कहा जाए एक गिलास पानी लेकर आओ, तो बच्चा दूसरे बच्चे से पहले कि नहीं मैं लेकर आऊंगा, है ना, मैं जा रहा हूँ, मैं लेकर आऊंगा। और दूसरा भी तैयार है जाने के लिए, क्योंकि उसको भी अपनी छवि बनाकर रखनी है, दोनों सेम एज ग्रुप के हैं। तो क्या होता है, उनमें कंपटीशन होता है कि कौन जल्दी लेकर आएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चा चाहता है कि मुझे कोई बुरा ना कहे। मुझे अगर बोला जाता है कि ये अच्छी लड़की है, ये कहना मानती है, ये काम कर देती है, एक बार में सुन लेती है, तो उस पर ऐसा ना हो कि वो जो इमेज है मेरी वो खराब हो। तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने के लिए, दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए यहाँ पर काम किया जाता है। सम्मान पाने की भावना और रहती है यहाँ पर बच्चों में कि मुझे रिस्पेक्ट मिले। बच्चों को इंसल्ट बहुत जल्दी फील होने लगती है। अगर आप किसी के सामने उसको डांट देंगे तो उसको ये होता है कि मेरी इमेज खराब कर दी आपने, मेरे को वो कितना अच्छा मानते हैं और आपने उनके सामने मुझे डांटा इस चीज के लिए। तो बच्चे का ये होता है कि मुझे रिस्पेक्ट मिले हर जगह पर, है ना। संबंधों को प्राथमिकता देते हैं, यानी कि उनको ये होता है कि अगर किसी ने उनके लिए कुछ किया है, कुछ अच्छा किया है, तो वो आभार प्रकट करना नहीं भूलते, है ना। उनका उनको थैंक्स कहते हैं, या फिर संबंधों को जोड़ने की, संबंधों को बनाए रखने की उसमें आ जाते हैं बच्चे, उस प्रक्रिया में, उस प्रोसेस में, कि हमें किसी के साथ अगर कोई हमसे प्यार से दो शब्द बोल रहा है, बातचीत कर रहा है, तो उस चीज को हमें उसका बिगाड़ खाता नहीं करना, है ना। छवि निर्माण, अपनी इमेज क्रिएट करने वाली जो चीजें हैं वो इसमें आने लगती हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बच्चा समझदारी वाले लेवल पर आ जाता है। आगे जानते हैं फोर्थ स्टेज के बारे में। चरण फोर्थ, सत्ता व सामाजिक व्यवस्था का अनुपालन। इसमें सारी चीजें सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं, तो इनको पढ़ लेते हैं। किसी भी समस्या का निष्कर्ष निकालने के लिए बच्चे सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि किशोरावस्था की चीजें हैं, तो बच्चे अब थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, सोशल हो जाते हैं। वो ये सोचकर चलते हैं कि सामाजिक व्यवस्था ना बिगड़े, ऐसा ना हो कि हम तो अपनी समस्या का समाधान अपने फायदे के हिसाब से देखेंगे और उसमें क्या हो, किसी व्यवस्था को नुकसान पहुंचे। तो वो चीज वो थोड़ा ध्यान में रख के चलते हैं कि विधि व्यवस्था को भी प्राथमिकता देते हैं, यानी कि कानून व्यवस्था को भी नुकसान ना पहुंचे। रेड लाइट सिग्नल है उस पर ध्यान किया, ठीक है, या फिर कोई भी चीज है पब्लिक प्लेस पर, वो थोड़ा सा सोच समझ के काम करते हैं। सत्ता के सम्मान के लिए कर्तव्यनिष्ठ रहना, यानी कि जो भी शासन व्यवस्था है उसको, उसका सम्मान बना रहे, तो ऐसी चीज के लिए वो क्या रहते हैं, कर्तव्यनिष्ठ रहते हैं। जैसे कोई भी हमारा राष्ट्रीय स्मारक है, उसको उसको नुकसान ना पहुंचाना। देखिए ये किशोरावस्था की बात है, तो यानी कि बच्चा यहाँ पर थोड़ा समझदार होने लगता है, मैच्योर होने लगता है।
तो कुछ बच्चे तो ऐसा होता है कि जैसा उनका बैकग्राउंड है, जैसी उन्होंने चीजें सोची समझी हैं, है ना, जो भी उन्होंने अपने वातावरण में देखी है, उस हिसाब से इन चीजों को फॉलो करता है। लेकिन आप ये भी जान रहे होंगे कि किशोरावस्था में ही बच्चे क्या हो जाते हैं, फिसल जाते हैं, अपने उनका जो रूट होता है वो चेंज हो जाता है ना। तो वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है बच्चे की लाइफ में कि वो अच्छे थे तो वो अच्छे मार्ग पर जा सकते हैं, ठीक है, और अगर उनमें थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो फिर वो दूसरे मार्ग की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नैतिकता की, तो यहाँ पर सारी चीजें क्या होंगी, यहाँ पर हम अच्छी चीजों के बारे में ही जान रहे हैं मैक्सिमम। आइए जानते हैं थर्ड लेवल के बारे में, उत्तर परंपरागत नैतिकता। ये 18 वर्ष से अधिक के बच्चों में पाई जाती है, युवावस्था में आ जाती है ये। और इसमें क्या करेंगे, चरण फिफ्थ हम पढ़ेंगे सामाजिक संविदा। अब इसमें क्या देखना है, ये सामान्यतः प्रौढ़ों में पाई जाती है, यानी कि मैच्योरिटी जब आ जाती है बच्चे में, तब उसमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। क्या चीजें हैं, लोगों के विभिन्न मतों, मूल्यों व विश्वासों को समझना। इसमें बच्चा क्या होता है कि सामने वाले की वैल्यू, है ना, और उसके ओपिनियंस, उनको समझने लगता है। और विश्वासों के अस्तित्व को समझना, अगर किसी चीज पर भरोसा किया जा रहा है तो उसकी नींव जो है उसको वो समझने लगता है ना। नियम कानून समाज को बनाए रखने के लिए जरूरी है। यहाँ पर वही चीज है, यहाँ से थोड़ा सा और हटके आगे डेवलप हो गई है कि नियम कानून की जो व्यवस्था है वो समाज में बहुत जरूरी है। अगर समाज को एक सभ्य समाज के निर्माण में नियम कानून बहुत जरूरी है, इस चीज को वो समझने लगता है। समाज के लोगों की कानून के स्तर पर सहमति होनी चाहिए। कानून का जो लेवल है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कठोर हो, अटल हो कि हमें भाई नियम कानून बना दिए हैं तो इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता, या फिर किसी प्रकार की मानवता ही ना दिखे इसमें, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। इनका मानना है कि नियम कानून जरूरी तो है लेकिन फ्लेक्सिबल होने चाहिए, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होने चाहिए, है ना। और उसमें सोसाइटी यानी कि जो पब्लिक है उसकी भी सहमति होनी चाहिए कि जो भी नियम कानून रूल रेगुलेशन उनको फॉलो कर रहे हैं तो क्या वो सहमत हैं भी या ऐसी जोर जबरदस्ती से कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कानून एक सामाजिक संविदा है। ऐसा नहीं कि कानून अपने आप से कुछ भी रूल रेगुलेशन बना दे, उसको रूल रेगुलेशन बनाने के लिए समाज के लोगों का, सदस्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की विचारधारा पर आधारित है। और एक लास्ट लाइन है इसके बारे में, द ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। इस अवस्था में जो बच्चे हैं वो ये थिंकिंग रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई करना। यहाँ पर बच्चा क्या हो रहा है, सामाजिक ज्यादा हो रहा है, तो यानी कि समाज के प्रति उसमें झुकाव आ जाता है। तो इस चीज के लिए ये लाइन लिखी हुई है कि वो भलाई के मार्ग पर चलने लगता है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए, है ना। तो ये चीजें थी थर्ड लेवल के पहले चरण के बारे में। आइए जानते हैं चरण 6 के बारे में। इसका नाम है सार्वभौमिक नैतिकता। ये अमूर्त तर्क पर आधारित है, अमूर्त चिंतन पर आधारित है, ठीक है। वो चीजें जो हमारे सामने मौजूद नहीं होती उन पर हम किस प्रकार से तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, तो ये उनके बारे में। समस्या निवारण में यदि कोई नियम कानून आड़े आए तो उसके न्यायोचित होने या ना होने पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए। 18 प्लस की एज है, तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसमें बच्चा फंस जाता है, जैसे हाइंस वाले मामले में था, तो यहाँ पर क्या होता है कि विचार विमर्श करेगा कि क्या न्याय कानून जो हमारे आड़े आ रहा है, हमारे काम के आड़े आ रहा है ना, तो वो क्या न्यायोचित है भी या नहीं, या उसकी वैल्यू कितनी है, हमारे काम की वैल्यू ज्यादा है या उस न्याय की वैल्यू ज्यादा है। तो किसी भी कानून के न्याय संगत होने पर ये विचार विमर्श करते हैं, है ना, अपने ओपिनियन देने की इनमें समझ आ जाती है। अतः नियम कानून न्याय संगत होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई रूल ऐसा बना दिया गया है कि कुछ लोगों के लिए तो है और कुछ पर वो अप्लाई ही नहीं होता, तो ऐसे में ये लोग ऑब्जेक्शन उठाने के योग्य होते हैं, तो इनमें इतनी समझ हो जाती है। गोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी हैं, उनको क्रिटिसाइज किया गया, तो जानते हैं किस प्रकार से किया गया था। देखिए इन्होंने जो नैतिक विकास पर जो चीजें बताई हैं उसके बारे में पहली चीज है जो आलोचना की दृष्टि से रखी गई है
नैतिक चिंतन व व्यवहार में अंतर होता है। आप नैतिकता को अपना रहे हैं, नैतिक चिंतन कर रहे हैं, लेकिन आपके व्यवहार में वो देखने को ही नहीं मिल रहा। तो ये चीजें थोड़ी सी आलोचना की दृष्टि से अहम हो जाती हैं कि आपने आपको क्या करना चाहिए था और आपने क्या किया, दोनों में अंतर होता है। आप नैतिकता को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं कि हमें मतलब क्लास में शूज पहन के नहीं आने चाहिए, ये चीज आपने जान रखी है, लेकिन क्या आपके व्यवहार में वो चीज आई है? क्या आप सच में शूज उतार कर आए हैं अंदर? तो इसमें अंतर पाया जाता है। कहने का मतलब है कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीजें जानते हैं, लेकिन उनमें से कुछ होते हैं या फिर सारे के सारे ऐसे नहीं होते कि जो उन चीजों को फॉलो करें। यह सभी संस्कृति के लिए मान्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर व्यक्तिगत चीजें ज्यादा बताई गई हैं, और व्यक्तिगत लाभ वाली चीजें हैं या व्यक्तिगत जो जो भी चीजें हैं, तो वो पश्चिमी सभ्यता में ज्यादा देखने को मिलती हैं। जो हमारी पश्चिमी संस्कृति है तो उसमें ज्यादा देखने को मिलती है, जबकि पूर्वी सभ्यता में हम क्या होते हैं, व्यक्तिगत नहीं होते हैं, सामाजिक ज्यादा होते हैं। यहाँ पर सामाजिक चीजें भी हैं, लेकिन जो जोर दिया गया है वो व्यक्तिगत चीजों पर भी दिया गया है। साथ ही इसमें न्याय पर अधिक जोर दिया गया है। आप देख रहे हैं हर स्टेज में न्याय, समाज, कानून, विधि, ये इन चीजों का जिक्र हो रहा है। तो यहाँ पर न्याय पर ज्यादा जोर दिया गया है, और न्याय वाली जो चीजें होती हैं उसमें व्यक्ति का जो नेचर होता है वो कठोर होता है। तो अगर हम पर्सनैलिटी के हिसाब से देखें तो जो मेल की पर्सनैलिटी होती है वो इस हिसाब से होती है, कठोर होती है, जबकि फीमेल की पर्सनैलिटी क्या होती है, सॉफ्ट नेचर्ड होती है। ऐसा नहीं है कि सारी फीमेल सॉफ्ट होती हैं या सारे मेल हार्ड होते हैं, लेकिन नेचर के हिसाब से अगर देखा जाए तो रूल रेगुलेशन फॉलो करना वो वाली चीजें मेल में ज्यादा पाई जाती हैं, जबकि फीमेल्स क्या होती हैं, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, दया भाव होता है उनमें। आगे जानते हैं इसमें, यह हमारी मानवीय भावनाओं जैसे दया भाव, व्यक्तिगत लगाव, परवाह आदि पर ध्यान नहीं देता, अर्थात नारीवाद का जिक्र नहीं करता। यही चीज मैं आपको समझा रही थी जो यहाँ लिखी हुई है, कि ये न्याय पर तो ज्यादा जोर दे रहा है, न्याय 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 ऐसा करके कह रहा है। और लेकिन न्याय वाली चीजें तो फिर हर एज ग्रुप में या फिर हर इंसान पर लागू होगी, बच्चे पर भी, बड़ों पर भी, मेल पर भी, फीमेल पर भी। तो वहां पर अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो वो न्याय को ही पहले रखेंगे नैतिकता के हिसाब से। ज्यादा नैतिक होना भी ठीक नहीं होता, क्योंकि आप जब नैतिकता को ज्यादा फॉलो करने लगते हो ना, बहुत ज्यादा आप डिसिप्लिन हो जाते हो, तो आपके अंदर से ये जो मानवीय भावनाएं हैं ये गायब हो जाती हैं, ये कम हो जाती हैं। आप फिर क्या करते हो, रूल रेगुलेशन को ही आगे रखते हो। और क्या होता है कि अगर किसी के साथ क्रिटिकल सिचुएशन है तो आप उसकी सिचुएशन को डील नहीं कर पाते, उसको आप सॉल्व नहीं कर पाते कि इसके साथ ये सिचुएशन है तो इसको इस रूल से थोड़ा सा हटाया जाए, यानी कि इस पर ये रूल ना लगाया जाए। जबकि जो फीमेल्स होती हैं वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होती हैं, लचीले स्वभाव की होती हैं। वो क्या करती हैं कि अगर उनके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि बच्चा रो रहा है या कुछ भी, तो वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर रूल रेगुलेशन से हटकर उसको ट्रीट करती हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर ऐसी चीजों का जिक्र नहीं किया गया। एक शब्द में अगर कहा जाए तो ये नारीवाद के विरोध में बात हो रही है। तो कहने का मतलब है कि नारीवाद के बारे में इन्होंने जिक्र ही नहीं किया। सारा का सारा जो भी इन्होंने ताम झाम रूल रेगुलेशन है वो सारे किस पर बताए हैं। देखिए हाइंस की स्टोरी थी, उसमें भी एक व्यक्ति था, और जो भी चीज बात की गई है वो रूल रेगुलेशन के बारे में, न्याय कानून के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलती। तो कुछ आलोचकों ने, जैसे एक गिलीगन नाम के थे, उन्होंने बोला कि ये नारीवाद नैतिक विकास सिद्धांत तो हम इसको नहीं कह सकते, ठीक है क्योंकि ये इन्होंने कहीं भी अपने किसी भी अवस्था में किसी भी चीज में स्पेशली नारी का जिक्र नहीं किया। हालांकि वो भला लड़का भली लड़की के बारे में बात हो रही है, लेकिन इनकी चीजों से जो निष्कर्ष निकलता है, जो निचोड़ निकलता है, जो कंक्लूजन आता है सामने, वो ये आता है कि सारी चीजें अगर रूल्स पर ही डिपेंड है ना, अनुशासन पर ही डिपेंड है, तो उसमें हम फेमिनिज्म को नहीं पाते हैं, है ना, उसमें हम फेमिनिज्म खोया हुआ देखते हैं, मतलब खोया सा रहता है। तो इस हिसाब से इनकी आलोचनाएं की गई थी। तो ये हमने कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत कंप्लीट कर लिया।